जय हिंद दोस्तों। फौज के इतिहास में इतनी बड़ी चोरी किसी फौजी ने नहीं की होगी। सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। यदि आप सर्विंग सोल्जर हैं या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो सुनकर हैरान हो जाओगे। कैंटीन एनसीओ ने 2 करोड़ रुपए अपनी बीवी को ट्रांसफर कर दिए और फरार हो गया, भाग गया। पूरी हड़कंप मचा हुआ है। आखिर 2 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं, जितना बैंक का पैसा था, वो अकाउंट क्लर्क था, उतने इतनी स्मार्ट तरीके से और इतनी 420 खेली कि पूरी की पूरी रेजिमेंट आज परेशान है। और ये मामला इतना ज्यादा हाइक हुआ कि सब जगह अफरा तफरी मची हुई है। क्या एक नायक ऐसे कर सकता है? और उसकी ड्यूटी थी, अकाउंटेबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आखिर उसको लालच ऐसे कैसे आया? क्या वो बच? साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, कल से एक बड़ी अच्छी खबर चल रही है कि एक जवान है जो 2.5 करोड़ रुपए लेके भाग गया या अपनी औरत के खाते में जमा कर दिया। साथ में ईसीएच का भी मंथन करेंगे, एएफटी का भी करेंगे और थोड़ा सा वीरनारी के बारे में भी बात करेंगे। तो लेते हैं सीएसडी को। दोस्तों, मैं मानता हूँ ये बहुत ही घिनौना काम किया जिस जवान ने किया है, जो 2.5 करोड़ रुपए लेके चला गया है। लेकिन हम सभी जितने भी पूर्व सैनिक हैं, जो हम वीडियो बनाते हैं और सारे कैप्टन्स हैं, जिसमें 2 हमारे मैन हैं, लोकेंद्र साहब और अपने भदौरिया साहब, जो कि ऑनररी कैप्टन से पेंशन आए हुए हैं और इनके चैनल बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक के 12 लाख, एक के 14 लाख के आसपास है तो दूसरे के 5 लाख के आसपास व्यूवर्स है। हम साथ में हम ही नहीं कहते हैं जवान ने गलत किया है, 110% किया है। लेकिन मतलब जिस तरह से हम मतलब एकदम उत्साह होके इस न्यूज़ को आगे दे रहे हैं ना, तो कभी इसी सीएसडी की वजह से आप मतलब एजी ब्रांच में एक आरटीआई डालिए कि इस सीएसडी के सब्जेक्ट के ऊपर आज तक कितने जेसीओ और एनसीओ का कोर्ट मार्शल हुआ है जो घर के अंदर बगैर पैसे बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या किया, ठीक है ना, मैं संख्या नहीं बता सकता, लेकिन कई केस मेरे पास आया जिसके अंदर 7 केसों में मैं सफल हो पाया। क्यों सफल हो पाया? कि सीएसडी स्टाफ ने उन बंदों की, एनसीओ जेसीओ की सहायता की कि साहब ये काम इसने नहीं किया, जबकि इसके ऊपर मतलब कैंटीन अधिकारी जो होता है वो भी इसमें शामिल है। और जब अधिकारी शामिल हो जाता है तो आज की देश की जो हालत आज बनी हुई है, उद्योगपति, राजनीति और देश की जनता, त्रिकोणीय मुकाबला, तो जिसमें अभी अगर मान लो जो अगर सरकार का जो थोड़ा बहुत अगर प्यार है उद्योगपतियों से तो उसकी तरफ भागेगी। तो वैसे जैसे अधिकारी फंस जाता है तो ऑटोमेटिकली पूरे अधिकारी एक साथ आ जाते हैं और फिर वो जवान ही बच जाते हैं। तो ऐसे कुछ 7 केस ऐसे हैं कि जिसके अंदर हम कामयाब हो पाए थे कि हमने एनसीओ जेसीओ को बचा लिया था। लेकिन बाकी केसों के अंदर एक सिंगल एविडेंस हमें नहीं मिल पाया कि अभी वो बंदा क्या करे। वो सिर्फ खुद ही बोल सकता है कि भाई मैंने मतलब बस किया नहीं है, लेकिन अब हुक्म मिला, हो गया, अब मैं मना नहीं कर सकता। और अब मेरे को बोला लिख के दे दो, तो हमने लिख के भी दे दिया कि आपको बचा लेंगे, लेकिन सब बाद में उसको घुमा दिया। देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि आज सीएसडी के अंदर आप जितने पुराने सैनिक है जो 40-40 साल पहले का, उसका तब का सम्मान देखो, आज का सम्मान देखो। आज कम से कम सीएसडी में आने वाले सामान का 50% जो प्रोडक्शन है वो सैनिक अधिकारियों की कंपनियां खुल चुकी है, उनकी कंपनियों से वो आता सामान सीधा ही, ठीक है ना। और ये झूठ नहीं, किसी को डाउट है तो रिसर्च करे इसके ऊपर और रिसर्च करके पता कर ले। तो सीएसडी एक अभी व्यवसाय बन चुका है, आपस में कंपटीशन हो चुका है। एक ही स्टेशन में 3-3 4-4 कैंटीनों को, और जो अच्छा कमाई करती है उनको मतलब पुरस्कार दिया जाता है। और आप सभी को पता है कि सीएसडी का पैसा जाता कहाँ है। मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं, आप सब जानते हो वो पैसा कहाँ जाता है। अब होगी उसकी कोई ना कोई मजबूरी ऐसी होगी कि भाई चलो ठीक है, नहीं तो मेरे जैसा मानसिकता का आदमी तो ये है कि कम से कम उसने अपने जो भी 100, 150, 200, 300 आदमी का कोर्ट मार्शल हुआ है, उन भाइयों का अच्छा बदला लिया है। और काम उसने गलत किया है कि उसको भागना नहीं था और उन्हीं की तरफ कोर्ट मार्शल करके जाना था और पैसा बेशक उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए था, ठीक है ना। हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, मेरी बात में कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन आप सोचिए ना उसके ऊपर। हमारी ज़िंदगी में सारे जितने भी सुबेदार मेजर आसपास जो जेसीयू, जैसे मेरा ट्रेड ऐसे ही था, मैं 12 साल में जेसीयू बन गया।
तो कई बार एलओ की ड्यूटी लगती है। जब सीओ साहब आ रहे हैं नए यूनिट के कमांड करने के लिए, तो हम एलओ बन के जाते हैं, साथ में चाय पानी लेके जाते हैं, ट्रेन से आते हैं रिसीव करते हैं, एयरपोर्ट से आते हैं रिसीव करते हैं। और जब आते हैं तो उनके हाथ में सिर्फ एक सूटकेस होता है या ब्रीफ केस होता है, ओनली सूटकेस भी नहीं रखते हैं जो कमांडिंग अफसर होते हैं, सीओ या कमांडेंट जो आते हैं, और एक ब्रीफ केस लेके आते हैं। और हम में से सारे के सारे जो सूबेदार मेजर से जो यूनिट को कमांड करते हैं, साथ में सीओ की दूसरी पोस्ट है वो, तो उनको सब पता है कि उनके 3-3 4-4 ट्रक लोड करवा के हम है जो उनके घर भिजवाते हैं। अपनी मैन पावर भी उस यूनिट के साथ में जाती है जो उसको छोड़ के आती है। और यहाँ मैं एक बात और कह देता हूँ आपको कि आज भी अगर सरकार चाहे जितनी भी यूनिट कमांड की हुई बंदों के ऊपर घर में छापा मारे, तो कम से कम एक घर में 50 से कम बक्से नहीं मिलेंगे सेना के। चाहे सेना के इंजीनियर्स के तो लोहे के मिलेंगे, ऑर्डिनेंस के तो लकड़ी के मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि सेना का सामान आपको ऑन ग्राउंड मिलेगा, लेकिन कोई वहाँ तक पहुँचना नहीं चाहता है। हाँ ठीक है, आप जो वार जो हमारी सिस्टम को छोड़ दीजिए और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के अंदर आप मीडिया को आज परमिट कर दीजिए और बोलिए कि आपको ढूंढ के लाना है, तो एक दिन के अंदर लाखों के जैसे लेके आ जाएंगे कि जिसमें पता चलेगा आपको कि असलियत क्या है। तो ये तो आप छोड़िए कि जब वो भ्रष्टाचार किसी को दिखाई नहीं देते, कि जब वो कर्नल साहब या जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब जब आए थे तब क्या थे और गए तब वो क्या है। ठीक है ना। इसलिए बस वही है कि चलो ठीक है, जवान ने किया है तो जल्दी इसको मतलब वो है तो ठीक है, वो आपकी है, आपने गलत नहीं। आप जो आपको न्यूज़ मिली, न्यूज़ देनी है आपने, आप ही की न्यूज़ को मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना। लेकिन जिस उत्साह के साथ में, तो वो उत्साह मेरे को नहीं है। यानी दूसरा आ गया ईसीएच, आज देख लीजिए। ठीक है ना। ईसीएच जैसे आप एक बार वो आप जो पैनल हॉस्पिटल में चले जाइए, वो हॉस्पिटल पीछे पड़ जाता है आपके डायग्नोस होने के बाद में। इतनी तारीख को आना, इतनी तारीख को आना, इतनी तारीख को आना। एक मेरे बच्चे ने दांतों का ऑपरेशन का कोई ट्रीटमेंट कराया, उसका मतलब हर 15 दिन के अंदर फ़ोन आता है वहाँ से, उस हॉस्पिटल से, कि इतनी तारीख को आपको यहाँ पे आना है। क्योंकि उनको वो पैसा कमाना है। ठीक है ना। गवर्नमेंट ने पेड करना है। ये एक ऐसा नेक्सस बन चुका है ईसीएचएस का, जिसके अंदर सब चीज़ें व्यवसाय बन चुकी है। सीएसडी व्यवसाय बन चुकी है, इसी व्यवसाय बन चुका है। और अब आते हैं अपना एएफटी के ऊपर। एएफटी पे आप आ जाइए। ठीक है ना। अभी एएफटी के अंदर मतलब आप सोचिए कि ये क्यों मान्यता है, क्योंकि ये 2005 के अंदर इसका कैबिनेट में इसको पास किया और संसद में 2007 में पास करके इसको है जो रक्षा मंत्रालय के अंडर कर दिया गया। जबकि ये कानून मंत्रालय के अंडर में नहीं आया, क्योंकि ये अगर कानूनी संस्था होती और है तो उसको रक्षा मंत्रालय के अंडर में होना था और रक्षा मंत्रालय के सुपरविजन में इसको चलना था। तो इसको क्यों एमओडी के अंडर में दिया गया और एमओडी के अंडर में ये फंक्शन करता है। सारे राइट्स जितने भी है वो एमओडी के पास है इसके। चाहे जज को अपॉइंट करना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर को अपॉइंट करना, जो कुछ भी है सरकार एमओडी के थ्रू सब कुछ करती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, एमओडी अपनी संस्था के विरुद्ध जब सरकार बोलती है कि तुम ये 19,000 केसों का एक पैसा भी नहीं देना है और सारी की सारी फाइलें उठा के कमांड वाइज जितनी भी एफटी है उन कमांड वाइज जो हाई कोर्ट है उसके अंदर भेज दो और वहाँ पिटीशन लगा दो अगेंस्ट के अंदर, और कम वो लगती है। और लगने के बाद में जितने फैसले एफटी से हुए आज 2019 के बाद में सब पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है ना। 6,000 मतलब मामले आज है जो प्रिंसिपल बेंच के पास में पेंडिंग पड़े हुए हैं। पेंडिंग यानी कि मतलब वो पैसे भुगतान के लिए गवर्नमेंट नहीं दे रही है। अब आदेश पास हुआ तो क्या हुआ। अब यहाँ ऐसा जैसे मैंने कल एक लोकेंद्र साहब का भी अच्छा वीडियो देखा, अच्छा है, उनकी खोज है, रिसर्च है और अपने बंदों को समाचार पहुँचाते हैं। तो इसी का हम उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि बताओ कि एक बंदा मतलब चौकीवाल कहाँ पर है, जेएंडके के अंदर, और वो भी किस रूट के ऊपर, तंगदार रूट के ऊपर, और तंगदार से सिर्फ 35 या 38 किलोमीटर पीछे जहाँ हमारी कानवाई रुकती है, जहाँ हमारा ट्रांजिट कैंप भी है। लेकिन मैं वहाँ मतलब कहने का मतलब कि इतना कहना चाहता हूँ कि वहाँ अगर कोई बंदा बीमार होता है उसको बाई और बेस हॉस्पिटल बाई और लेके नहीं आ पाते हैं और वो बंदे को पैदल लेके जाया जाता है चौकीबल जो एम्बुलेंस हॉस्पिटल है वहाँ पर, और वहाँ पे वो एक्सपायर हो जाता है। आज उसकी ऐसी कितनी वीरांगनाएं हैं जिनके पति इस तरह से ख़त्म हुए हैं, तो उनको जो पेंशन का प्रोविज़न है, अगर मान लो सीओ ने वाकई, क्योंकि वो मतलब सीआई ऑफ एरिया है,
और CIF एरिया के अंदर इस कंडीशन के अंदर मान लो कि विदाउट ट्रीटमेंट अगर वो गया है, उसको अगर बेनिफिट दिया है, तो वो बेनिफिट बाद में हटा क्यों लिया है सरकार के द्वारा? और जब हटा लिया है तो फिर उसको उसकी औरत लड़ती है और 60% की जगह वो बोलती मुझे 100% मिलना चाहिए, मेरा पति शहीद हुआ है, ठीक है ना। अगर वही चीज़ यहाँ पीस में होती तो बात अलग होती, लेकिन अगर CIF के अंदर उस कंडीशन में हुआ है, उस एल्टीट्यूड के अंदर एरिया में हुआ है, तो वो तो उसको मिलना ही चाहिए। लेकिन आज अब इस सरकार में, सरकार की इसीलिए बोलता हूँ, मैं क्यों क्रिटिसाइज करता हूँ कि कई फैसले ऐसे होते हैं जो या तो मोदी जी को पता नहीं चलते हैं, और पता चलते हैं तो वो चुप रहते हैं, और चुप रहते हैं यही उनकी कमजोरी है। इसीलिए लोग है जो मतलब जो हम बोलेंगे तो लोग 50 हमारे को अभी बोल देंगे, लेकिन पब्लिक थू करेगी तो कोई कुछ नहीं बोल पाता है। तो उस विधवा नारी ने, वीर नारी ने अपना केस लड़ा, कोर्ट ने कैसे भिगो के जूते मारे कि आपको शर्म नहीं आई कि एक मतलब वीर नारी को भी उठा के आप यहाँ तक लेके आए। और मांगा क्या था उसने? मांगा क्या था? अपनी सही हक की पेंशन, और ठोका 50,000 का उसको जुर्माना, और 50,000 ही केस का जो खर्चा हुआ उसका 1 लाख का जुर्माना। ये है AFT। अब मुझे ये बताइए, अगर ये MOD के अंडर के अंदर है तो फिर ये है क्यों? जब इसका मतलब अभी कितने इन्होंने हमारे अपने जो ये कम्यूट के मामले में इतने फैसले दिए, सरकार ने अपने ऑफिस के अंदर उन फाइलों को लेने से मना कर दिया, वापस कर दिया। भाई ये कानून मंत्रालय का है ही नहीं हमारे लिए, या तो कोर्ट का ऑर्डर आएगा, सुप्रीम कोर्ट का आएगा, हाई कोर्ट का आएगा, यहाँ तक कि कैट वाले को ऐड कर लिया। अब कैट वाला अभी 24 तारीख को हमारा बॉम्बे वाला केस का अपना हियरिंग है, हालांकि वो बंदा सिविलियन है और साथ में वो बिजली विभाग, सॉरी अपना पोस्टल विभाग का है, लेकिन कैट है वो कानून मंत्रालय में आती है तो सरकार बच नहीं सकती। अब वहाँ पर वो है मतलब कि उसकी मतलब सुनवाई होगी, और इनका मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जो डिफेंस काउंसिल है वहाँ खड़ा होगा और जवाब भी देगा, ठीक है ना। और वो अगर मान लो कुछ होता है और केंद्र के साथ कुछ होता है तो कुछ हमें भी फ़ायदा मिलेगा, हम भी 12 पे आ सकते हैं, जैसे बाकी स्टेटों के 8-9 स्टेट के बंदे 12 साल के अंदर आ गए और स्टेटों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, अपने हाई कोर्टों का फैसला मान लिया है। लेकिन अभी हमारी तो एक विधवा के लिए, एक वीर नारी के लिए अगर सरकार, उसने सिर्फ 40% अपना मांगा था हक कि मेरे को 60 की बजाय 40% मिलना चाहिए, उसके साथ में ये है, तो सोचिए कि मैं क्यों ना मानूं कि इस AFT के अंदर जितने भी जैक ब्रांच से आए हुए कैप्टन, मेजर, कर्नल सारे हैं, और वो सारे के सारे इस AFT के अंदर खपा दिए। 2 साल के टर्नओवर के अंदर मान लो 7, 8, 10 AFT है और ब्रांचें हैं, तो वहाँ पर उतने ही लेफ्टिनेंट जनरल खपा दिए। ऐसे ही मतलब अपने सिविल जो जज है, तो जिनको आर्मी एक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी उनको है जो उठा के वहाँ पे पोस्ट कर दिया, वो भी अपना आराम से ले रहे हैं। तो कहने का मतलब कि मैं अपनी लाइफ में मैंने इसको बिजनेस के सिवा कुछ नहीं माना, क्योंकि जब इसके बाद में एक इसी के एक मतलब पैरा के अंदर आप है जो पोस्ट पिटीशन भेज के और उससे परमिशन लेकर आप हाई कोर्ट में चले जाइए, तो इससे अच्छा कि वो जवान डायरेक्ट ही हाई कोर्ट में चला जाता, तो जितना पैसा उसने यहाँ भोगा है वो पैसा उसका हाई कोर्ट के अंदर नहीं लगता, और उसको डबल फीस, जवान को डबल फीस भरनी पड़ती है। किसके लिए? AFT की वजह से। AFT एक ऐसा बैरियर लगा दिया है एक सेना के जवान और जेसीओ के लिए, क्योंकि अधिकारियों के मामले कम होते हैं, अगर होते भी हैं तो वो किसी भी तरह इनका कोई भी कोर का हो, इनका एक कैडर ही अलग है। मैं इस कैडर की बात ही नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ जवान जेसीओ की बात हो रही, तो मैं 100% बोल रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है। और मतलब वो मतलब उनको रोक दिया गया कि तुम सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, तुम हाई कोर्ट में नहीं, जब तो तुम AFT से पहले जाइए, पहले जाके AFT में जाइए। AFT में अरे AFT की भी जरूरत नहीं है। अगर सेना में अगर सही चीफ बैठे हुए हैं तो चीफ के पास में जब उसकी स्टेचुरी कंप्लेंट गई है, अगर उसके अंदर भी अगर थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान दिया जाता है, मैं बोलता हूँ कि 98% स्टेचुरी कंप्लेंट वापस आती है, नहीं माना जाता है, 2% मानी जाती है। आप उठा के परसेंटेज देखो ना उसकी, जिसने काम किया है सेना के अंदर उसको पता है कि कितनी स्टोरी। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब वो कानून मंत्रालय की उसको अथॉरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, और वो कानून जो बना हुआ भी है AFT लॉ जो बना हुआ है, तो वो MOD का बना हुआ है, MOD का ही उसके ऊपर कंट्रोल है,
किसकी पोस्टिंग होनी है, किसकी नहीं होनी है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको वहाँ डिफेंस काउंसिल रखना है, किसको नहीं है। तो ये सारा का सारा जस्ट लाइक ए बिजनेस। अगर बिजनेस नहीं होता, और सरकार को तो बिल्कुल इस बात पे बोलता हूँ शर्म आनी चाहिए कि जी एक विधवा के अगेंस्ट में सरकार खड़ी हुई है। आज सरकार इतनी गरीब है कि वाकई चौकीवाल जो तंगधार के पास में उस जगह पे बंदा अगर मान लो इस कंडीशन में ख़त्म हुआ है और उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर न्याय लेना पड़ा, तो फिर इस देश में मतलब जस्टिस का हम क्या करोगे, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए अभी 16 दिसंबर आ रहा है, हम 71 की लड़ाई का अपना जश्न मनाएंगे। 71 चला गया, वीर नारियाँ बहुत है, बहुत जिंदा बैठी अभी। हमारे मतलब जितने भी मतलब जवान शहीद हुए थे उनकी औरतें बैठी हुई हैं। और अभी मैं यहाँ राजस्थान का एक अगर केस बताऊं तो यहाँ मेरे पास में यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है बालेसर करके, वहाँ भंवर सिंह इंदा, ठीक है ना, राजपूत ग्रुप का अपने पोस्ट को ले लेता है कारगिल के अंदर, और पोस्ट को लेने के बाद में दूसरे दिन वहाँ बंकर बनाता है। और राजस्थान के ही 2 बंदे, ये जो भंवर सिंह और एक साथ में और होता है सीकर साइड का, वो खेतड़ी साइड का, तो वो दोनों ही हैं जो बंकर बनाते हो रहे थे नीचे से, मतलब वो पत्थर लेके और ऊपर की तरफ सप्लाई करते, ऊपर वाले बंदे उस बंकर को बना रहे होते हैं और पाकिस्तान उसको सेलिंग के अंदर लेके सीधा मारता है। तो वो बंदे जहाँ पर थे वो दोनों बंदे खत्म हो जाते हैं, दोनों शहीद हो जाते हैं पोस्ट लेने के बाद में। वो शादी करके 15 दिन पहले ही उसकी औरत को मतलब वो मेहंदी लगी थी। आज उस औरत को न तो कोई पेट्रोल पंप है, न गैस एजेंसी है, न कुछ और है, सेना मेडल है वो, उसके घर तक कोई रोड नहीं है, कच्चा रास्ता है। और यहाँ तक सबसे बड़ी बात, आज तक उसकी 26 साल में मूर्ति नहीं बनी है। मैं उसके घर में अभी 7 तारीख को जाके आया हूँ, 6 और 7 तारीख को, और यही मैंने पता किया तो बोली कि मैं हर साल को जमा के रख देती हूँ अपने पति के, क्योंकि मुझे एक तो कारगिल डे के बुलाया जाता है और वहाँ बुला के एक फंक्शन होता है फलोदी रोड के ऊपर, जो शेरगढ़ के वो होते हैं वो आते हैं, और एक है जो ये विजय दिवस होता है। ये 2 दिन मेरे को ये जो कंबल देते हैं तो वो सामने पड़े हुए हैं, और उसके ऊपर एक चिट लगाई हुई है कि भाई ये मतलब फलाने दिन की है, फलाने। अब वो सिर्फ कंबल लेने के लिए और वो हाथ में माला लेने के लिए, कोई पहना तो सकता नहीं, ठीक है ना, तो हाथ में फूल या मालाएं दे दी। आप सोचिए उस विधवा की क्या हालत है जो अब राजपूत कौम की है, तो हम इसमें जो सोशल ऐसे कानून है कि दोबारा शादी भी नहीं हो सकती। आजकल तो हो जाती है, लेकिन वो ज़माना कुछ और था। आज 26 साल से इसको जो 25 बीघा का मुरबा मिला, उस मुरबे के अंदर से, क्योंकि वीर नारी है, इसका कुछ करने वाला नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है, और है तो कोई करने के लिए, वो उनके पास एजुकेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसके अंदर से सरकार ने नाला निकाल दिया। तो 25 में से 12.5 बीघा उधर चली गई उसके अंदर, अब बच के 12.5 बीघा। इस अन्याय के लिए कौन बोले? 10 वीडियो बनाए भेजे, सबको बोला, लेकिन किसी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये है वीर नारी का हाल, और एक का नहीं है, सभी का ऐसा ही हाल है, बहुतों का हाल है, ठीक है ना। पड़े हुए वो उनके वो ईंटें वहाँ पर खाली, यहाँ इस जगह बनना चबूतरा। आज 26 साल में भंवर सिंह का अगर मान लो मूर्ति नहीं लगी है, जो अभी राजस्थान सरकार के अंदर राज्य मंत्री का दर्जा, मतलब जो सैनिक कल्याण मंत्री है प्रेम सिंह बाजोर, उनकी पर्सनल जो अपनी जो वहाँ फैक्ट्री है उसके अंदर उनकी मूर्ति बनी पड़ी है, बट वो मूर्ति अभी तक नहीं लिख पा रही है। तो ये तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर सोचे, जो विधायक यहाँ का जो 4 बार बना बीजेपी टिकट से भंवर सिंह के शहादत के बाद में, और वो 4 साल में उन हर साल उसको मतलब वो सम्मानित करके आया है, और आज तक एक मूर्ति नहीं लगवा पाया। तो मैं वैसे विधायक की क्या बात की जाएगी, क्या करना चाहिए? कौन सा ये मतलब जनसेवक है या राष्ट्रभक्त है? कुछ नहीं है, वो अपने पेट भक्त है। तो आज का वीडियो यहीं पे दोस्तों। रही बात हमारे यशवी के लिए, तो उसकी बात करनी हम नहीं भूलेंगे। आज हमारा सिर्फ एक सैनिक समाज है जो आज इस मुहिम को भी झूठी करार दे रहा है। ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स कर रहे हैं जिनको खुद पता नहीं है कि खाना किधर से है, निकालना उधर किधर से है, लेकिन वो कमेंट्स कर रहे हैं बड़े बड़े कि मतलब ये सारी झूठी मुहिम है और सेना। अरे पागल है कि जो एक मतलब भारत सरकार ने लिख के दे दिया कि आप जाओ क्राउड फंडिंग करो। आज एम्स के जो अनुसंधान है उसने लिख के दे दिया, 4 डॉक्टर की पैनल ने लिख के दे दिया अनुसंधान, और उनके भी ठीक है ये नहीं हमारे पास में उपलब्ध है, सरकार के पास में नहीं है, आप क्राउड फंडिंग करो। सेना ने लिख के दे दिया, उसके चीफ ने मना कर दिया कि 1 रुपया नहीं दे सकता हूँ मैं आपको। तो फिर वो बंदा कहाँ जाएगा?
इसलिए दोस्तों हाथ जोड़ते हैं, उस बच्ची के लिए कुछ कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। देश का जो सबसे बड़ा विभाग, रक्षा विभाग, सबसे बड़ा विभाग, बहुत अच्छा डिसिप्लिन, आगे की सोच, समर्पित सैनिक, सब कुछ, और उन सभी से ये बच्ची ज़िंदगी की भीख मांग रही है। क्यों कि अब हमें दिल में ये लगने लगा कि जब शिक्षा विभाग राजस्थान का और पुलिस विभाग अपने बच्चों को बचा लेता है, तो क्या सेना अपने एक बच्चे को बचा नहीं पाएगी? सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, तो क्या हम इस काबिल नहीं कि हम इस बच्ची को बचा पाएँ? तो आइए दोस्तों, इस मुहिम में हम भाग लें और जितना जल्दी हो सके इस बच्ची के इंजेक्शन का प्रबंध करें। 18 महीने का हमारा डीए काट लिया गया, हमने किसका क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया? हमने कुछ नहीं कर पाए ना। रो रहे हैं सड़कों के ऊपर आज 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 14 महीने का एजिटेशन से हुआ कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या आगे होने वाला है? अरे कम से कम इसी बहाने कम से कम हम अपने धर्म कर्म पुण्य के अंदर कुछ कमा लेंगे, तो वो हमारा परमार्थ बन जाएगा। हाथ जोड़ के विनती है कि इस बच्ची को जितनी हो सके आप सहायता दीजिए, इसको कोई घोटाला या स्कैम ना समझे। जय हिंद, जय भारत। ये दोस्तों हम सभी को ही, आप चाहे कोई भी हो, सबको इफ़ेक्ट करेंगे। पेट्रोल की तरफ बढ़ेंगे, देश में बिजली के दाम, नई व्यवस्था पर ला रही मोदी सरकार, देश में मचेगा हाहाकार। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को अमेंडमेंट करके अभी इसी साल संसद में पास कराने की कोशिश हो रही है, और ये किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, सभी के ऊपर गाज गिरेगी। क्योंकि इस बिल का मेन उद्देश्य ये है कि बिजली को पूरी तरह से मतलब सरकारी नियंत्रण से निकाल के सीधा का सीधा पूरा कॉर्पोरेट के हाथों में देना, उद्योगपतियों को मतलब फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश है। और ये मतलब आप अखबार की ही है, कल की न्यूज़ है, और ये विशेष संवाददाता दिल्ली ने इसको छापा है, और प्राइवेट कंपनियां हैं जो करी। क्योंकि अभी भी आज देखो ना कि दिल्ली की राजधानी में बिजली सबसे सस्ती है, फ्री भी है, जबकि दिल्ली के अंदर इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट दिल्ली का नहीं है। राजस्थान जो एक उत्पादन का हब बन गया है, हज़ारों नहीं लाखों हेक्टर के अंदर मतलब सौर ऊर्जा बिछी पड़ी है, पवन ऊर्जा बिछी पड़ी है, लेकिन मतलब पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली राजस्थान में, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ पे, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र के अंदर, और तीनों जगह सरकार हमारी मतलब भारतीय जनता पार्टी की है। हमारे देश के सबसे यशस्वी और प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी की है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये लेटेस्ट अपनी इंफॉर्मेशन है 29 नवंबर 2024 की, कि जिसके अंदर किसी साहब ने पूछा था टोल टैक्स के बारे में, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के लिए कि एक्स सर्विसमैन को टोल टैक्स माफ़ किया गया है अभी तक या नहीं है। तो लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि नहीं किया गया है। एग्जाम्प्टेड किसी कारणवश वो जो भी है सर्विस का, ये जो कुछ भी है, लेकिन एक्स सर्विसमैन का नीचे क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी एक्स सर्विसमैन है जो मतलब इसमें एग्जाम्प्टेड नहीं है। इन यूज फी फॉर एक्स सर्विसमैन एट फी प्लाजा ऑन नेशनल हाईवे, लेकिन देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ, यानी कि नहीं है। ये जवाब मिला है। जय हिंद, जय भारत।